ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का। अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। थ्रू आउट द चैप्टर ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये इस चैप्टर में एक चैलेंज है, एक अच्छी बात है, बुरी बात है। अच्छी पहले बताता हूँ फिर बुरी बताता हूँ ना। अच्छी बात यह है कि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, चैप्टर को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप उसको मतलब प्रैक्टिकल फील करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको उसको समझने में मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ये इसकी अच्छी बात है। एक इसकी बुरी बात भी है कि इसका जो रिटर्न मटेरियल है ना, जो रिटर्न प्रोसीजर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रिटर्न प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है। मैं पिछले साल तक जो करता आया था, जो इस बार नहीं करूँगा वो ये, पिछले साल तक मैं बच्चों को इसके ऊपर बहुत जोर देता था। मुझे लगता था समझना जरूरी है, लिख तो बच्चे लेते ही हैं। बट आई रियलाइज नहीं, ऐसा नहीं है। लिखना मतलब लिखाना, मेरा सिखा पाना आप लोगों को इज एक्चुअली 50-50%। मेरा ज़्यादा फोकस होता था कि मैं समझा पाऊँ। देन मैं रियलाइज कि समझना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट है कि आप लिख भी पाएँ। जनरली क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ आती होती है तो पेपर में आप कुछ ना कुछ बना के लिख लेते हो उसके रिटर्न मटेरियल को। बट वी वांट, अब इस बार ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन फर्स्ट है कि मैं आपको समझाऊंगा पहले, साथ ही में हम उसके लिखना भी सीखेंगे। वो भी एक स्पेशल पार्ट है, लिखने वाला पार्ट है ना। वैसे नहीं कि समझ लिया तो लिख लिया, ऐसा वाला नहीं है। समझना एक अलग से टास्क है, उसको लिख पाना एक अलग से टास्क है। ये हम इस बार हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो कुछ एक बिफोर जंपिंग टूवर्ड्स द डिटेल ऑफ द टॉपिक, एक बार प्रोबेबिलिटी का मतलब समझा सकते आपकी समझ के अकॉर्डिंग क्या होती है प्रोबेबिलिटी। पढ़ तो 9th स्टैंडर्ड से रहे, कुछ तो जानते हैं एक एक करके। मिस्टेक चांसेस डिफरेंट आंसर है, कुछ डिफरेंट। ऐसा नहीं कि पास आउट नहीं करो, थिंक ऑफ समथिंग। क्या हो सकता है? ओके, प्रोबेबिलिटी का हमारे लिए मतलब क्या है? कोई काम होने के कितने चांसेस हैं, है ना। इसको मैं एक थोड़ा सा इसी को ही थोड़ा डिफाइन करूंगा। ऐसा तो इससे ये मतलब तो यही है, बट ये ब्लंट मतलब है, इसको थोड़ा डीप में लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या करता है? क्वांटिफाई करता है। क्वांटिफाई समझते हो? किसी चीज को क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बाहर का मौसम देख के आओ और मुझे बताओ बारिश होने की चांसेस हैं, तो आप बोलोगे सर बारिश होने के चांसेस नहीं है। मैं पूछूंगा क्या इम्पॉसिबल है, तो बोलोगे हम धरती पे रहते हैं, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं, पॉसिबल तो है ही ना, बारिश हो रहा है, ऐसा तो नहीं कोई कर सकते। ठीक है, मान लो मैं बोलूँ कि अच्छा ये सेम क्वेश्चन मैं आपको कल पूछूं दोबारा कि कल सेम आप यहाँ आओ और आपसे मैं पूछूं बारिश होने के चांसेस है। आप कल का मौसम देख के भी बोल दो नहीं है। मैं पूछूं इम्पॉसिबल है, बोलो नहीं सर इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो है, हो तो सकती है बारिश, है ना। इम्पॉसिबल वाली तो कोई बात नहीं, पॉसिबल तो है। अगर मैं इन दो बातों को ऐसे बोल पाता, है ना, अगर आप ऐसा बोल पाते कि सर आज ना बारिश होने के चांसेस कम है, 5% ही चांस है बारिश होने, और टुमारो जब आप आते और आप कहते हैं कि सर बारिश होने के चांसेस कम है पर 15% चांस है, आप मुझे बताओ पहले केस में आपने बोला सर बारिश होने के चांसेस नहीं है या कम है, दूसरे केस में आपने बोला 5% और 15%। क्या 15% बहुत ज़्यादा है? 15% चांसेस को भी हम कम चांसेस ही गिनेंगे। अगर आप सुबह फ़ोन उठा के वेदर रिपोर्ट देखो डे की और उसमें 15% चांसेस लिखे हो तो आपके सारे डिसीजन इस तरफ ही जाएंगे कि बारिश नहीं होगी। 15% इज टू लेस, है ना। 5% है तो बिल्कुल ये मान लेंगे यार होगी नहीं, तो बस ऐसे ही लिखते हैं हमने। तो 5 और 15 ये जो क्वांटिफिकेशन हुई ना, नंबर मिल गया उसको एक, इस नंबर से अगर मैं बोलूँ कि अब कंपेयर करो कि कौन सा डे ज़्यादा लाइकली है बारिश होने की। अगर आपको बेट करना हो कि आज बारिश होगी कि कल बारिश होगी, और बोलोगे सर मैं 15% पे विल बी एबल टू बेट समझ लो कि मैं इस अगर मुझे कुछ डिसीजंस लेने हैं बारिश के अकॉर्डिंग
तो मैं 15% को फिर थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं। ऑल इन ऑल ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्वांटिफिकेशन आपके डिसीजंस को बहुत मेजरली इफेक्ट करती है। ठीक है, कहाँ हम ये बोल रहे हैं कि चांस नहीं है या कम है, कहाँ हम उसको परसेंटेज दे रहे हैं, एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक नंबर प्रोवाइड करने से एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसी चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो 99% भी हो सकते हैं। किसी चीज़ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो 80% भी हो सकते हैं, है ना। अब मान लो दोनों में से पूछो कि दोनों के चांसेस ज़्यादा, बोलोगे हाँ सर दोनों के चांसेस ज़्यादा है, बेट किस पे करना चाहिए सर, 99% पे करना चाहिए। क्वांटिफिकेशन आपके डिसीजंस को बहुत एडवर्सली इफेक्ट करती है। अब आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, कम है तो कितनी कम है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट प्रोबेबिलिटी डज। व्हाट डज इट, व्हाट इट डज, इट गिव्स नंबर्स, इट गिव नंबर टू योर चांसेस। किसी चीज के होने के चांसेस को नंबर प्रोवाइड करती है, किसी चीज के होने के चांसेस को नंबर प्रोवाइड करती है प्रोबेबिलिटी। दैट्स व्हाट इट डज। ठीक है, अच्छा कुछ बेसिक रूल्स वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। 0 to 1 होता है, इम्पॉसिबल इवेंट को हम 0 बोलते हैं और 100% श्योर इवेंट को हम 1 बोलते हैं। ना 0 से ना नेगेटिव प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, ना 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी जो 1 से बड़ी हो वो भी पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आल्सो नॉट पॉसिबल। आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेंगे, 0 इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड। ऐसे ही पक्का। ठीक है, ये तो वो बातें जो आप लोगों ने पहले सुन रखी। अब हम नया क्या सीखने वाले हैं वो देखिए। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, टोटल कितने टॉपिक है, कंडीशनल, इंडिपेंडेंट, थ्योरम, बेस। टोटल 4 टॉपिक्स, चारों अपने अपने इंपॉर्टेंस के साथ आते हैं। टोटल 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या करता है, क्या काम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, मतलब समझते हैं, फिर उसको उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। जो लोग लेट आए हैं उनको बता दूं कि हमने इसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी पहले कि प्रोबेबिलिटी में हम प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है, वो भी सीखेंगे प्रोसेस, और उसको लिखना। ये 2 सेपरेट टास्क की तरह डील करेंगे, समझेंगे उसको, एक अलग टास्क समझेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। उसको लिखना एक अलग टास्क होगा कि उसको लिखना कैसे, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों के लिए हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने जरूरी है, ताकि आप लेटर ऑन उनको फिर अकॉर्डिंगली लिख पाओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, नाम अपने आप में कह रहा है कि कंडीशन लगी होगी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। नाम कह रहा है अपने आप में कि कंडीशन लगी होगी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। कहता है, इसी की एग्जांपल लेते हैं, अच्छी एग्जांपल है यहाँ पे। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 फेयर कॉइंस, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज। कहता है आप 3 कॉइन आपने टॉस किए हैं, चाहे 3 कॉइन को एक बार टॉस करो या एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, एक ही बात है हमारे लिए, ठीक है। मतलब आप चाहे एक कॉइन को 1 2 3 करके करो या तीनों कॉइनों को एक साथ ही टॉस करो, वो हमारे लिए सेम ही टास्क है, तो डिफरेंट टास्क है। तो सैंपल स्पेस इज, स्पेस का मतलब होता है बच्चे, स्पेस का मतलब होता है सेट, ठीक है। तो हमें एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें सारे आउटकम्स आ जाए। अगर 3 कॉइन टॉस करोगे तो पहले पे हेड हेड हेड, दूसरे पे तीसरे पे, पहले पे दूसरे पे तीसरे पे टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड ट्रिपल टेल। ये 8 ही आउटकम्स पॉसिबल है अगर आप कॉइन टॉस करते हो 3 बार, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कुछ ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, एक एक बात ध्यान से समझते जाते हैं। 2 इवेंट्स की बात कर रहे हैं। पहला इवेंट है हमारा, ये छोड़ो तो क्या लिखो, पहला इवेंट है हमारा एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। मैं चाहता हूँ सैंपल स्पेस हमारे पास बनी हो।
एटलीस्ट पहला इवेंट है ई विद इवेंट एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। आप यहां से वो केसेस बताओ जिनमें एटलीस्ट 2 हेड्स आ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एटलीस्ट बोला था ना उसने, एग्जैक्टली तो नहीं बोला था। एग्जैक्टली 2 हेड्स नहीं बोल रहा वो, एटलीस्ट 2 हेड्स कह रहा है। कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, तो 3 हेड भी चलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 3 हेड्स भी चलेंगे। एफ इवेंट क्या कहता है? एफ इवेंट कहता है एफ बी द इवेंट फर्स्ट पॉइंट शोज पेज। ये तो ढूंढने आसान है, ये 1 2 3 4 है ना, यही है। टेल डबल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ट्रिपल टेल। ई एंड एफ दो लगे। अब मैं चाहता हूं आप मुझे सोच के बताओ कि ई इंटरसेक्शन एफ, मैं चाहता हूं कि अब वैसे चाहता हूं इसी तरह कोई बात नहीं, इसकी हेल्प तो लेंगे हम बाद में। मैं चाहता हूं आप ई इंटरसेक्शन एफ बताओ क्या होगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ के लिए ई सेट और एफ सेट नहीं देखना, इवेंट देखो। इवेंट क्या कह रहा है? एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, टेल शोज, फर्स्ट पॉइंट शोज टेल। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन को हम इंग्लिश में एंड भी बोलते हैं, पता ना? यूनियन स्टैंड्स फॉर और इंटरसेक्शन स्टैंड्स फॉर एंड। अब आप इन्हीं दोनों के बीच में एंड लगाओ। एट नाउ आपका जो इवेंट है वो इवेंट क्या है? एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर एंड फर्स्ट पॉइंट शोज टेल। अब आप मुझे फेवरेबल केस बताओ इसके ऊपर। बस, और नहीं अभी पक्का? ठीक है, तुम कहते हो मान लेते, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ वो केस है जिसमें ई एज वेल एज एफ दोनों की कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। ई भी फॉलो हो रहा है, एफ भी फॉलो हो रहा है। ये मतलब हुआ इंटरसेक्शन एफ। यहां तक बात क्लियर होगी? किसी को ये याद है ई में कितने केसेस थे? नंबर ऑफ केसेस कौन से केसेस को छोड़ो? 4 थे। एफ के कितने केसेस थे? ठीक है, टोटल केसेस कितने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पहले थिकनेस थोड़ा ज्यादा मतलब है। जरा ध्यान से देखो। अब पहले मतलब समझेंगे, फिर ऑब्वियसली फिर लिखना समझेंगे। अब हम कंडीशनल का मतलब समझने जा रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल में मतलब क्या है, फिर उसको लिखना कैसे, दोनों बातें समझेंगे। पहले देखते हैं अंडरस्टैंडिंग है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसकी जरूरत पड़ेगी फिर लिखने के टाइम, ये जो भी हमने करा है इसकी जरूरत पड़ेगी फिर लिखने के टाइम। फिलहाल हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। ई कंडीशनल एफ का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ का मतलब क्या है? कहता है इसका मतलब ये है, आप इसको, इस लाइन को कंडीशनल भी पढ़ सकते हैं, गिवन भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से आपकी चॉइस, आप क्या पढ़ते हो, मतलब एक ही है। ई गिवन एफ या ई कंडीशनल एफ। ई कंडीशनल एफ का मतलब है आप ई की प्रोबेबिलिटी निकालो जब एफ हो चुका है। ई की प्रोबेबिलिटी निकालो जब एफ हो चुका है। इसके एग्जांपल के तौर पे, इसी एग्जांपल को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आप एक ब्लाइंड फोल्डेड हो और आपके हाथ में 3 कॉइन्स दे दिए गए और आपको कहा कि ये तीनों कॉइन टॉस करो। ठीक है, आपकी आंखें बंद हैं, कॉइन 3 टॉस करोगे तो आपके दिमाग में सैंपल स्पेस बनेगी ये कि जो मैं कॉइन टॉस करूंगा उन कॉइन्स पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो यही 8 पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा होगा? ये सुनो,
मान लो कि मैं आपके कान में आके बोल दूं, मैं आपके कान में आके बोल दूं कि भाई तू जो तेरा पहला कॉइन है ना, तूने 3 कॉइन टॉस किए हैं, जो तेरा पहला कॉइन है ना वो टेल है, जो तेरा पहला कॉइन है वो टेल है, तेरा पहला कॉइन है वो टेल है। अब देखते हैं सिचुएशन कैसे चेंज होती है। इनिशियली आप जीत रहे थे, मतलब जीतना आपका डिसाइडेड था, ब्लाइंड फोल्डेड थे, अपने कॉइन टॉस किए थे, जीतना आपका डिसाइड था कि अगर 2 हेड्स आए थे एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, जीतना आपका डिसाइडेड था एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर पे, तो पहले आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रखी थी 1/2। पर अब मैंने आपके कान में कुछ बता दिया, आपको मैंने आपको एक चीज बता दी मतलब अब आपको पता है कि अब सारे केसेस थोड़ी है आपके, अब 4 तो केसेस ही बचे हैं आपके पास, 4 में से अब जीतने के चांसेस है ना कुछ। दोबारा बोलूं, आपको जब बता दिया गया कि आपका पहला कॉइन टेल है, अब आपकी सैंपल स्पेस 8 की नहीं रही, आपकी सैंपल स्पेस ही कम होगी। आपको पता है, आपके फ्रेंड ने बताया और ये सही है, क्या मान लो कि गेम के होस्ट ने बता दिया और वो ऐसे ट्रू है कि जी आपके पहले कॉइन पे टेल आया, अब आपकी सैंपल स्पेस 8 की नहीं रही, आपकी सैंपल स्पेस अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। कैसे कम, कितनी कम होगी, जितना जो भी उसने बताया उसके अकॉर्डिंग। उसने क्या बताया आपको कि पहले कॉइन पे क्या आया, टेल आया, तो 1 2 3 4 ये 4 मिलके अब ये न्यू आपकी सैंपल स्पेस है। किसको मेरी बात नहीं समझ में आई? कंडीशन लगने के बाद सैंपल स्पेस चेंज हो जाती है। अभी जो मैंने आपको बताया है वो बताने से आपकी सैंपल स्पेस चेंज होगी, वो बताने से वो कंडीशन थी कि पहले वाला टेल ही होना चाहिए। अब आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सोच के बोला, हवा में नहीं दिमाग, सोच के बोला। आपने जीतना कब था निश्चित, जब 2 हेड्स आएंगे, कम से कम 2 हेड्स आएंगे, है ना। अब पहले में तो टेल आ चुका है, 3 हेड्स तो हो नहीं सकते, 3 हेड्स तो हो नहीं सकते क्योंकि पहले में टेल आ चुका है। फिर कितने केसेस आपके फेवर में है अभी? एक। पहला तो टेल ही हो गया ना, पहला तो टेल ही हो गया, आपकी तो सैंपल स्पेस ही रिड्यूस होगी। अब इसमें से ही आपके जीतने के केसेस हैं, कितने केसेस हैं? एक ही केस है, एक ही केस है आपको जिताने वाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। पक्का है बात समझ में आई? पक्का, ठीक है। तो इसको मतलब वो करते हैं, समाप्त करते हैं कि कहीं पे अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है P E कंडीशनल F, तो आप इसको ऐसे समझोगे कि F हो चुका है, उसके बाद E की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। F हो चुका है, F के होने के साथ क्या होता है, आपके आउटकम्स कम हो जाते हैं, सिर्फ वही आउटकम्स अब कंसीडर किए जाएंगे जो F फॉलो कर रहे हैं। अब F में से आपने देखना है E कितना आंसर कर रहा है, F में से आपने देखना है E कितना आंसर कर रहा है। ठीक लग रहा है? एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसी, फिर इनका रिटर्न वाला पार्ट देखते हैं कि लिखना कैसे है। कुछ लिखना चाहते हो इसमें? इसमें तो कहते हैं लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है, पर्सनल बात है, जब समझ में आएगा तो लगेगा कि हाँ कुछ है नहीं इसमें। जो रिटर्न मटेरियल होगा वो डेफिनेटली लिखना ही लिखना है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, प्रूफ रख देते हैं। ऐसे देखो, थर्ड एग्जांपल देखेंगे भी, मैंने चाहता कि आप सॉल्यूशन देखो। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? एक क्वेश्चन ना, दो ऑप्शन है। जल्दी क्या है वो बताओ।
बताओ भाई, ट्राई टू बी ऑन टाइम। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly if it is known that number on the drawn card है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? फोर बाय, तुम कहोगे तो मान लेंगे एक आंसर 4/7 है, किसी और का कोई आंसर? इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है, ई कंडीशनल एफ या ई गिवन एफ। आपका गिवन क्या है, पहले गिवन आइडेंटिफाई करो, गिवन पे बेस्ड आपके आउटकम्स कम हो जाएंगे, फिर आप देखो किसकी प्रोबेबिलिटी को मांग रहा है। 4/7 ही ठीक है। 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn if it is known that, हमें पहले से क्या पता है, पहले से क्या पता है, number on the drawn card is more than 3, number on the drawn card is more than 3 मतलब 7 ही आउटकम्स टोटल बचे। समझ में आ रही है बात? तुम दोनों इसी के बारे में बात करो। What is the probability that it is an even number? अब 3 से ऊपर इवन नंबर कितने बचेंगे? 4 है ना। अब काउंट करोगे ऐसे 4 6 8 10, 4/7 आसान लग रहा है, जितना आसान लग रहा है उतना ही आसान, लिखना मुश्किल होगा बस। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन इसके। ये देखो ये क्या हो गया, चलो। In a school there are 1000 students out of which 430 are girls. It is known that out of 430 10% of the girls study in class 12. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12 given that chosen student is a girl? आंसर बोलो बस कितना? 1/8 1/10। मानसी का आंसर है 1/10। बॉयज कोई आंसर बोलो 1/10। अध्ययन कह रहा है 1/10। और तुम कहीं स्कूल की बात तो नहीं कर ले जाते बीच में? नहीं समझ में आ रहा है कुछ? In a school there are 1000 students out of which 430 are girls। ठीक है, तो पहले तो ये डिवीजन होगी, 430 गर्ल्स बचे कितने? 570 बॉयज। ठीक है, 10% ऑफ द गर्ल्स। अच्छा आगे गर्ल्स का भी जो 10% है, 10% इसका करोगे तो 43 बनेगा। 43 जो है वो क्लास 12th में है। ठीक है, चलो ये कुछ बाइफिकेशन हमें पता लगी कि 43 क्लास 12th में है, तो बची हुई जो मतलब 430 माइनस 43 जितनी गर्ल्स बचेंगी वो अदर क्लासेस में होंगी। What is the probability that student class chosen randomly studies in class 12 given that? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले से क्या गिवन है ना, सारी कहानी इसी पे टिकी है। chosen student is a girl। अच्छा तो इसका मतलब मेरे टोटल केसेस अब 1000 नहीं रह गए, क्योंकि chosen one is a girl ना, तो मेरे 1000 से कम हो गए, कितने रह गए? 430। फेवरेबल क्या है? that girl should be from class 12। क्लास 12 में कितनी गर्ल्स थी? 40। आंसर इज 5। ठीक लग रहा है? पक्का? एक और करते हैं फिर लिखेंगे इसको। चलो आसान लग रहा है तो देखते हैं। क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा?
क्या होगा इसका आंसर? एक आंसर 1/6 आया। अपना आंसर बोलो, कोई भी और बोल दो जिसने कुछ निकाला हो आंसर। माँ निकाल दी कॉपी की बोल कर, छोटी मोटी कैलकुलेशन निकाल, क्या है आंसर? 1/6। आयुष एक ही बात होती है ना, 3 डाइस एक बार प्रूव करो, 1 डाइस 3 बार प्रूव करो। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट, गिवन क्या है? बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी ऑलरेडी हो चुका है। क्या हो चुका है? कहता आपने जो 3 पॉइंट टॉस करने थे उनमें से 6 पहले पे ऑलरेडी आ चुका है, 5 दूसरे पे ऑलरेडी आ चुका है। ये चेक नहीं करना, तो पता ही है, बस आ ही चुके हैं। बचा क्या? अब क्या आ सकता है फिर? या तो यहाँ 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो आपके पास टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6। उनमें से कौन फेवर करेगा? सिर्फ एक, ये 4 कितने हैं? ये एक ही है, तो आंसर विल बी 1/6। ठीक लग रहा है? अगर ये आसान लग रहा है तो उसको फिर अभी मुश्किल करते हैं, मतलब लिखना कैसे वो बताते हैं, चेक करो। बस इसी, चलो लिखते हैं, अब इसको लिखते हैं कैसे, उन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल से लिखा ठीक है। आओ जरा ध्यान से प्लीज सुनोगे एक बार पहले, ठीक है? फिर आप खुद ही उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि अच्छा कैसे लिखना है। 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब आपके पास एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं पता होगा वो कंडीशनल का क्वेश्चन है जो आगे आने वाले 3 टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने किसी भी क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी में, किसी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखना है इवेंट्स कौन कौन से हैं, उन इवेंट्स को नाम दे देने। ठीक है? उन इवेंट्स को नाम दे देने, नाम जैसे कि E, F, G दे सकते हो या E1, E2, E3 दे सकते हो। आपने उन इवेंट्स को नाम देने, नाम देना सबसे पहला काम होगा। वो आपको सेग्रीगेशन कर देगा कि अच्छा ये चीज़ें हमें इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी दे देगा, किसी की मांग लेगा। 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 are placed in a box। अभी तक कुछ इवेंट नहीं हुआ, मिक्स्ड अप थॉरोली, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब देखते हैं, इफ इट इज नोन दैट, क्या पता है, वो बात की बात है, द नंबर इज ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो लेट E is equal to event of getting number more than 3, या ऐसे लिख सकते हो सिंपल, गेट E getting more than 3। आपका जो E इवेंट है वो है more than 3। ठीक है? दूसरा, what is the probability that it is an even number। आपको जैसे आपका इवेंट दिखाई देगा आप उसको नाम दे दोगे getting even number, getting even number, getting even number। फिर आपने ना प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस कंडीशन के बाद वो होगा जो पहले हो चुका है। ठीक है? E कंडीशनल F या E गिवन F, हर बार E F I जरूरी नहीं है ना, F E भी आ सकता है। तो जो हो चुका है पहले वो यहाँ आएगा। क्या हो चुका है इनमें से पहले? इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, व्हाट इज नोन, E इज नोन, जो नोन है वो यहाँ आएगा, जो अभी नो करना है वो यहाँ आएगा। ठीक लग रहा है? फॉर्मूला है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, इन दोनों की इंटरसेक्शन ऊपर डिवाइडेड बाय जो भी कंडीशनल है वो नीचे। अगर यहाँ F होता तो यहाँ F होता, यहाँ E है तो यहाँ E डाला है, ऊपर इंटरसेक्शन है, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, E इंटरसेक्शन F करो या F इंटरसेक्शन E करो। ठीक लग रहा है? ये फॉर्मूला है, इसमें मतलब ऐसा कुछ समझने लायक तो नहीं है।
इसकी कंडीशन होती है वो राइट साइड पे हाँ जी, वो यहाँ है जो कंडीशन है जो पहले हो चुका है, ठीक है। तो फिर उसको बोलते हैं एफ गिवन ई, एफ व्हेन ई इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक लग रहा है यहाँ तक? ठीक है, कैसे लिखेंगे अब आप प्रोबेबिलिटीज निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गेटिंग मोर देन 3 डायरेक्टली 4/7 है ना। कुछ यहाँ पे वो जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत होती तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज गेटिंग एन इवन नंबर, ये क्या हो गया, गेटिंग मोर देन, सॉरी एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। जब आप ई की प्रोबेबिलिटी निकालोगे बच्चे, अब आपके टोटल आउटकम्स कम नहीं होंगे, ठीक है। ई की प्रोबेबिलिटी मोर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मोर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 7/10। इसके अकॉर्डिंग टोटल आउटकम्स कितने हैं? 10 है ना, टोटल आउटकम्स 10 हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा, एफ क्या था मेरा भाई? गेटिंग एन इवन नंबर। 10 नंबरों में इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/10, दैट इज 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई एंड एफ दोनों हो, वो आपने यहां से देखना है, इधर से नहीं ढूंढना कहीं। ई एंड एफ दोनों नंबर जो है मोर देन 3 भी और इवन भी हो। 4, अब ये वैल्यूज आप यहां पे पुट करो, अब ये वैल्यूज आप फॉर्मूला में पुट करो। एफ कंडीशनल ई इज इक्वल टू 4/10 divided by probability of E 7/10, that is 4/7। ठीक लग रहा है? पक्का? इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब मैंने टोटल आउटकम्स लिए हैं तो 10 लिए हैं, जब मैंने समझाया था मैंने टोटल आउटकम 10 नहीं लिए थे, टोटल आउटकम्स ही 7 लिए थे हमने तब, ठीक है। तो मैंने बोला था ये दो अलग अलग बातें, ठीक है, परेशान करती हैं अगर आप इसको मिक्स करके समझो तो। लिख पाओगे अपने आप? कोशिश करके देखें अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, खुद ही अपने आप से नाम दो। खुद ही अपने आप से नाम दो। अपने आप से नाम दो। दो इवेंट दिखाई दे रहे हैं। स्टडीज इन क्लास 12, स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12। अब करो, मैं लिखूंगा, लिखो लिखो, गलत सही मत सोचो। Go from class to class to पहले ही सेट भी डाल दो, सेट तब डालेंगे क्योंकि केस आएगा वो हेडेड टाइप का। पहले इवेंट्स को नाम दो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ के इवेंट्स आइडेंटिफाई करो कौन कौन से दो इवेंट्स हैं।
प्रॉपर्टी किसकी मांग रहा है? गिवन क्या है इसमें? चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, एफ गिवन है, ई की प्रॉपर्टी मांग रहा है, ऐसे ही है। अगर आपने यही ई और एफ लिए हैं तो आपका ई कंडीशनल एफ होगा, अगर आपने कुछ और नाम दिए तो फिर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। फिर आप तीनों प्रॉपर्टीज निकालोगे, ई की भी निकालोगे, एफ की भी निकालोगे और ई इंटरसेक्शन एफ की भी निकालोगे। फिर जो तीन प्रॉपर्टीज आएंगी वो यहाँ पे बुक होंगी। ई की प्रॉपर्टी कितनी आएगी? चूजिंग स्टूडेंट फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे थे? ये गड़बड़ हो रही है? अच्छा वो पता क्या होता है, समझ गया समझ गया। ओहो यार इसको बैक हो। चलो होपफुली आपने अपने आप से लिख लिया होगा ना, बताते हैं क्या होगा। क्या था? स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 है ना। हाँ सर बताते हैं इसमें क्या है। वो ई की प्रोबेबिलिटी निकालने में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो रिक्वायर्ड ही नहीं एक्चुअली आंसर के लिए। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 और एफ क्या था? गर्ल स्टूडेंट है ना, चूजिंग स्टूडेंट गर्ल। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, आपने अकॉर्डिंग लिख लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ था। ई कंडीशनल एफ के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एक ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, एक एफ चाहिए, है ना। ई तो चाहिए नहीं ना, ई निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी ना मुझे, ई निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकालो, वो तो निकाल सकते हैं। गर्ल स्टूडेंट्स कितनी है? 430 है। 430 डिवाइड बाय 1000 और ई कंडीशनल एफ कितना, सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? गर्ल स्टूडेंट भी हो और 12th स्टैंडर्ड में भी हो, कितना होगा? 43/1000। आंसर के लिए तो आपने दोनों को डिवाइड करना है। आंसर के लिए तो आपने दोनों को ही, पता क्या है, जब बच्चे तू लिख रही है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तेरे लिए टोटल हमेशा 1000 ही है। चाहे तू ई लिख, चाहे एफ लिख, चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिख, जो तेरी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो मैं पूछा ये कह रही है कि सर यहाँ तो दोनों केसेस ही कंसीडर हो गए, तो हम फिर कम कर लेते हैं उनको, है ना। उस ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है ऐसे केसेस जो दोनों फॉलो करें, ई भी फॉलो करे, एफ भी फॉलो करे। अब ई क्या है और एफ क्या है? ई यहाँ पे है अपना ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, एफ क्या है? स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? गर्ल ऑफ क्लास 12। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? गर्ल ऑफ क्लास 12। गर्ल ऑफ क्लास 12 कितनी है अपने हमारे पास? 43, ठीक है। फेवरेबल केसेस 43 है, टोटल इसके लिए भी 1000 ही है, ठीक है। टोटल इसके लिए भी 1000 ही है, वो अपने आप बाद में हैंडल हो जाएगा जो तुम बोल रही हो। इन दोनों को डिवाइड कर लो, 1/10 आ जाएगा। ठीक लग रहा है ना? थोड़ा ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। ये भी हो जाएगा हमसे। और जरा इसके कुछ वो देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन वाले स्टेटमेंट वाले थे ना ये तो। ठीक है जी, क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसमें एक हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो सेट थ्योरी में भी सेम ही फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अगर आपने वहां पे कोई फॉर्मूला पढ़ा है सेट थ्योरी में, वो प्रोबेबिलिटी में एग्जैक्टली अप्लाई होता है। जैसे वहां पे भी ये फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंक्रीज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वहां नंबर होता था, यहाँ नंबर की बजाय प्रोबेबिलिटी है। बाकी और भी ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज हैं, वो सारे इस पे एप्लीकेबल है। नंबर हटा के बस प्रोबेबिलिटी लग जाता है, नंबर हटा के प्रोबेबिलिटी लग जाता है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट आपको याद होगा, सिंपल सही है। ई आपके पास है, एफ आपके पास है, ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास है। शुरू के लिए उसने बहुत ज्यादा आसान रखा है। ई कंडीशनल एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ
प्रॉपर्टी ऑफ एफ कंडीशनल ई क्या होगा, एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ई। इनको आप सॉल्व करो, आपको आंसर आ जाएगा। ए कंडीशनल बी मांग रहा है, पी भी है और ए इंटरसेक्शन बी भी है, बस वही चाहिए। ए कंडीशनल बी को क्या चाहिए, ए कंडीशनल बी को क्या चाहिए, एक इंटरसेक्शन चाहिए और एक बी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 और बी कितना है 0.5, डिवाइड कर लोगे और आंसर आ जाएगा। अब आ जाता है, ए है बी है, बी कंडीशनल ए है, थोड़ा बहुत वो आपके साथ खेलेगा कि हाँ आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मांगेगा। बी कंडीशनल ए आपके पास वैल्यू है, बी कंडीशनल ए की वैल्यू है प्रॉपर्टी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए की प्रॉपर्टी कितनी है पता नहीं, इसे वो निकाल देंगे है ना। इसकी हमारे पास अब इसकी प्रॉपर्टी है 0.4, ये प्रॉपर्टी हमें निकालनी है। ए की प्रॉपर्टी है हमारे पास 0.8, जब वो घूम फिर के इधर उधर जाएगा तो आपको मिलेगा 0.32, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी 0.32। अब इसकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है 0.32, बी की प्रॉपर्टी कितनी है 0.5। ठीक लग रहा है, कर पाओगे अपने आप, ऐसी चीजें आएंगी तो। अगला वाला देखो, कहता है ए यूनियन बी की निकालो। मैंने कहा ए यूनियन बी के लिए मुझे ए चाहिए होगा, मुझे बी चाहिए होगा और मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तभी ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी आएगी। बी की प्रॉपर्टी तो क्लियर ही है 5/13, ए की प्रॉपर्टी कहता है 2 ऑफ पी ए 5/13 है। मैंने कहा फिर पी ऑफ ए क्या होगा, 2 इधर ले जाओ 5/26 होगा, ये 5/13 है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए कहता है इसकी हेल्प लो, ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट गिवन नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है पक्की बात। ए कंडीशनल बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी, इसकी प्रॉपर्टी हमें चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी है 2/5, मल्टीप्लाई कर लो बी के साथ, दैट इज 5/13, तो ये कितना आ गया 2/13, ये प्रॉपर्टी आ गई 2/13। कर पाओगे इसको ऐड सब्ट्रैक्ट, है ना। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हो और करके आओगे कल। कल का टॉपिक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रादर कल का और परसों का दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं, नजर डाल लेते हैं एक बार है क्या क्या। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर फैमिली पिक्चर, ई सन एट वन एंड फादर इन मिडिल। हम क्या रहे हैं, अरे भाई प्रॉपर्टी तो बोली नहीं इसमें, ऊपर होगी। हाँ, ई कंडीशनल लाइफ मांग रहे हैं, रैंडम उठाना मैंने कुछ सोचा नहीं ऐसे, आप बताओ कैसे करेंगे। पहले ऐसे आंसर निकालते हैं फिर लिख के आंसर निकालते हैं ना। ई कंडीशनल एफ ऐसे निकालो, पहले तो एफ हो चुका है, फादर मिडिल में आ चुका है। ठीक है, क्या केसेस बचे, सन इधर मदर इधर, या वाइस वर्सा, मदर इधर सन इधर, ऐसे ही। तो टोटल केसेस कितने हुए, दो। फेवरेबल केस की कौन सा है, सन एट वन एंड, ये क्या, ये तो हो गया, श्योर इवेंट हो गया। पता लग रहा है किसी को, बात समझ में आ रही, सना बात समझ में आ रही क्या चल रही। मैं कह रहा हूँ कि टोटल केसेस से जब फादर मिडिल में आना था, ई कंडीशन एफ का मतलब है एफ हो चुका है, क्या हो चुका है, फादर मिडिल में आ चुका है। वैसे इनके टोटल कितने केसेस बनने थे, वैसे इनके टोटल 6 केसेस बनने थे। 6 में से जब उसने बोला फादर मिडिल में आएगा, फादर मिडिल वाले 2 ही केसेस हैं, और कंडीशन के बाद वाली चीज हमारे टोटल आउटकम्स बन जाते हैं अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट करें बिना फार्मूला के। ठीक है, सन एट वन एंड, सन एट वन एंड के भी 2 केसेस हैं, उसने लेफ्ट या राइट हैंड तो बोला ही नहीं, फर्स्ट या थर्ड भी नहीं बोला, है ना। तो दोनों ही फेवरेबल हैं, तो दोनों ही फेवरेबल हैं, 2 ही टोटल हैं, उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 1, उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 1। और जरा इसको लिख लेते हैं, ई और एफ तो उसने क्या नाम तो दे ही दिया है ना, हमारा पहला टास्क तो खत्म हो ही गया। कौन सा टास्क बचा है, ई कंडीशनल एफ, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ एफ, है ना। ई इंटरसेक्शन एफ के कितने केसेस हैं, जब फादर मिडिल पे भी हो, सन एट वन एंड भी। देखो ना, फादर मिडिल पे आ गया तो चला सन यार लेफ्ट पे जाएगा राइट पे जाएगा, किसी ना किसी एक एंड पे तो जाना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो
सन फादर मिडिल में भी है, सन एट वन एंड ए, तो दो ही ऑप्शन है उसके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फादर एंड मिडिल, फादर एंड अगर मिडिल आ जाएगा तो दो ही केसेस बनेंगे, सन मदर या मदर सन, है ना, वो भी दो ही केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि इनको डिवाइड करेंगे 6 के साथ, 6 के साथ। ये इंटरसेक्शन एफ की अब टोटल केसेस तो 6 ही है ना। किसको ऐसे समझ में आ रहा है 6 केसेस कैसे हैं, मतलब किसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ। तो फिर 6 केसेस समझ में आ रहे हैं कैसे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल एफ आ जाएगा 2/6 दैट इज 1। ई कंडीशनल एफ आ जाएगा, ठीक है। अब घर से आपने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आनी है, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके आओगे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लिख के लेके आनी है ढंग से। समझ में आ रही है बात गुरुदेव? सॉल्व करने का मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला सॉल्विंग, सारे इवेंट्स लिखना, उनको फॉर्मूलाज लिखना, तो सारी चीज प्रॉपर लिख के लेके आनी है। रिटर्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लास्ट एक्सरसाइज तक जाते जाते समझ सारा कुछ आने लग जाएगा, लिखना कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसका कोई फायदा नहीं है, और थोड़ी होना पेपर हमारा, है ना। तो लिख के बताना पड़ेगा हमें सब कुछ, ठीक है। कल मिलेंगे।